हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में अमित जी का प्रणाम। तो बच्चों, मेरा नाम है रविकांत दुबे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लाइव प्रोसेस में ही कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह का होता है। उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को या मीन्स फोटोसिंथेसिस को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड CO2 एंड क्लोरोफिल। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ये लीफ में प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, जिसमें कि प्लांट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से CO2 और वाटर और सनलाइट को लेके फूड का फॉर्मेशन करता है। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होता है फूड बनाने के लिए या फूड के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हम लोग बात की थी कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो ये जो प्लांट के प्रेजेंस में जो फूड बना रहा है यह फोटो ऑटोट्रॉफिक का यहाँ ये एग्जाम्पल है। अगर उसी में बात करें कि हेटेरोट्रॉफिक में क्या था, हम लोग बात किए थे सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक भी ये टाइप है किसका? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तो ऑटोट्रॉफिक में हम लोग आते हैं, ये देखिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में। ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को क्या चाहिए? लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। फूड में क्या बनता है? स्टार्च बनता है या ग्लूकोज बनता है। उसी में हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 6 CO2 चाहिए, 6 वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज यहाँ रिलीज होता है और CO2 रिलीज हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे CO2 यूज होगा, वाटर यूज होगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। इसलिए फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसलिए प्लांट को बोला जाता है कि प्लांट हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे फोटोसिंथेसिस के स्टेप में पहले आते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी यूज की जाती है। सनलाइट एंड क्या करता है, जाके वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करता है। वाटर का ब्रेकडाउन में क्या करेगा? जो H2O है, H2O उसमें उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन जो होता है वो CO2 के साथ CO2 और वाटर के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है और जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज हो जाता है। तो पहला स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में फोटो में लाइट और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, ये जो आपका दूसरा है कि यह हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वाटर स्प्लिट होने के बाद और यूटिलाइज होता है CO2 के साथ और ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यही हम लोग अभी बात करके आए हैं। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में ये फर्क है कि जो हम लोग चीजें बनाते समय जो अपने आप बन जाती है, जिसका हमारे लिए कोई मेन यूज नहीं है, उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद प्लांट को कोई यूज नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए कार्बो जो ग्लूकोज बनता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टार्च में कन्वर्ट करके प्लांट स्टोर कर लेते हैं। ग्लूकोज जो बनता है प्लांट को अगर यूज करना है तो ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करेगा, लेकिन अगर उसको स्टोर करना है तो उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह तो उसको फ्रक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल बस सुन लीजिए कि ये स्टार्च में कन्वर्ट करके लीव्स में, स्टेम्स में, रूट में, जहां जिसकी जरूरत है, जो प्लांट है उसके अकॉर्डिंग ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वाटर मॉलिक्यूल की अगर स्प्लिटिंग नहीं हुई होती तो आगे के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसको आप नोट भी करते जाएंगे। ये सारी चीजें होने के बाद अगर आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की तो बातें नहीं करेंगे। तो अगर डार्क रिएक्शन आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है जो अंधेरे में नहीं होता है। समझ लीजिएगा, डार्क रिएक्शन है इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे में हो रहा है, मतलब ये है लाइट रिएक्शन में जो चीज़ें बन रही है उसका यूज करके डार्क रिएक्शन चल रहा है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें लाइट की जो डायरेक्ट जरूरत नहीं होती है। खैर, हम लोग फोटोसिंथेसिस में आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस से फायदा क्या है? पहली बात,
फोटोसिंथेसिस से फायदा ये है कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट वो सनलाइट को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, और जो अदर ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं उनको सनलाइट की जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में मिल रही है। जैसे मान लीजिए कोई एक गोट है, गोट सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, लेकिन सनलाइट यूज करने वाले जैसे प्लांट है उनको तो उनसे तो एनर्जी ले सकती है, तो प्लांट उस एनर्जी बनाए और उस एनर्जी को कौन ले लिया, गोट ले लिया, जो अदर हर्बीवोर्स है वो ले लिए। तो सनलाइट को इन फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूज किया जा रहा है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। दूसरा, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो मेन प्रोड्यूसर में आते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सनलाइट को यूज करके अपना फूड बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और CO2 रिलीज कर रहे हैं और CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को भी बैलेंस कर रहे हैं। तीसरी बात, यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये तीनों बातें हो गई यहाँ पे हमारी, इसको आप नोट कर लेंगे। तो आपको फिलहाल यही ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट को लेंगे, वाटर लेंगे और उसके हेल्प से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, CO2 को रिलीज कर देंगे। रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6CO2 + 6H2 गिव्स 6C6H12O6 + 6O2। चलिए, तो यहाँ तक प्लांट के न्यूट्रिशन की बातें थी। अब हम लोग आते हैं एनिमल के न्यूट्रिशन में। एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होगा। एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह का, एक होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफिटिक और तीसरा पैरासिटिक। अगर होलोजोइक की बात करें, कोई अगर एनिमल है वो किसी ऑर्गेनिज्म पे को इंजेक्शन के थ्रू खाता है, कोई फूड खाता है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग कोई फूड लिए, उसका इंजेक्शन किए, फिर डाइजेशन हुआ, वो सब अलग प्रोसेस है। फूड का इंटेक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। अमीबा हुआ होलोजोइक, कोई भी एनिमल है जो फूड इंटेक कर रहा है वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आ रहा है। दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। डेड डिकेइंग मैटर जैसे मान लेते हैं फंजाई है, फंजाई क्या हुआ, ब्रेड पे ग्रो कर गया, तो ब्रेड को पहले क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, मतलब उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो जो सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करे, डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करे, वो सैप्रोफिटिक। और तीसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म किसी एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल के ऊपर या फिर अंदर, बॉडी के अंदर या तो बॉडी के अपर सरफेस में या बॉडी के इनसाइड वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है, ना खुद वो खाना ना बनाता नहीं है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये हुआ जो वो जिस बॉडी के ऊपर रहेगा उसी से न्यूट्रिशन लेगा, उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह के हैं। तो सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, वही कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, फूड लेने के बाद और उससे अपना एनर्जी लेता है, उसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। सैप्रोफिटिक यहाँ पे सबसे पहले सैप्रोफिटिक लिया है, जो डेड डिकेइंग मैटर में फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं क्या, सैप्रोफाइट्स। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए फंजाई है। फंजाई में ये देखिए फंजाई में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइफी, ठीक है। और इस हाइफी के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। आप लोग क्लास 11 में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो फूड डाइजेस्ट करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा राइजोइड्स के थ्रू। और ये दिखाया गया है, ये स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियम है, इसमें फंजाई का स्पोर का फॉर्मेशन होता है और इसी स्पोर बनेगा, स्पोर बन के स्पोर जर्मिनेट करके नया फंजाई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से, ये ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर कैसे फंजाई ग्रो करते हैं, ग्रो करके कैसे फूड एब्जॉर्ब करते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लेंगे, आपका इसका फिगर भी बना लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग अभी बात करके आ रहे हैं कि फूड का इंजेक्शन होता है, फूड को खाया जाता है, इंटेक किया जाता है, ये आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसमें डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक, ये आपके सामने है। अभी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो हेट्रोट्रॉफिक अभी हम लोग बात करके ये 3 तरह के होते हैं, पहला होलोजोइक, सैप्रोफाइट और पैरासाइट। तो होलोजोइक
का यहाँ पे डेफिनेशन है, सेप्रोफाइट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और पैरासाइट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और नोट भी करते जाएंगे। पैरासाइट में देखिए यहाँ फ्लेज है, लाइस है, टेपवर्म है, ये सारे हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब आता है स्टेप्स ऑफ फोलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान समझ लीजिएगा। स्टेप्स में सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन होता है। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, डाइजेशन। और तीसरा स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाएगा। और डाइजेशन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में कि ब्लड के थ्रू उस फूड को पूरे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना, एसिमिलेशन। और लास्ट पार्ट होता है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है उसको बाहर निकाल देना, इंजेशन, इजेशन। देखिए तो सबसे पहला स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये इसके डिफरेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये स्टेप आपको आना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें कैसे ह्यूमन में या अदर ऑर्गेनिज्म में कैसे डाइजेशन होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है इसको समझ लेते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो अमीबा है, अमीबा फूड को सेंस किया, यहाँ पे फूड है उसका, उसको सेंस करने के बाद क्या करेगा, उसमें स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडो मीन्स फॉल, पोडिया मीन्स फीट, जिसके पास फॉल्स फीट होता है उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया अमीबा क्या करेगा, मेरे हाथ को देखिएगा, मेरा हाथ क्या है, अमीबा है। जैसे फूड को सेंस किया तो कुछ स्यूडोपोडिया इस तरह से फॉर्मेशन होगा, फूड को इस तरह से कैप्चर करेगा, कैप्चर करके अंदर अपने वैक्यूल में डाल देगा। ठीक है, और यहाँ वैक्यूल में पहुँचते ही बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होंगे और एंजाइम क्या करेगा, फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करा देगा। उसके बाद क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को सॉल्युबल मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्या हो गया, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर यहाँ एसिमिलेशन की बात ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे क्या हो गया, इजेशन। तो ये स्टेप याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी याद रखेंगे और ये इमेज सहित याद रखेंगे, ये ऐसे ही आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो अमीबा एक होलो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो क्या शो करता है, न्यूट्रिशन शो करता है आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में होता है। ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं उसी में, ह्यूमन में कैसे होता है, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में। ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है सेम उसी प्रोसेस से होता है जो अभी हम लोग बात करके आए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा क्या है, डाइजेशन, तीसरा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, तीसरा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। तो यहाँ भी वही बात होगी, आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बातों का ध्यान रखना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक आपको एलिमेंट्री कैनाल पकड़ के रखना है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से, बक्कल कैविटी से लेके जो एनस तक वाला जो पाइप जैसा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बक्कल एलिमेंट्री कैनाल। और उसी में अदर जो दूसरा पार्ट है वो ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स में कौन, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स को ध्यान रखना है। इसी बेसिस पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। तो बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी में आपका टीथ होगा, टंग होगा, पैलेट होंगे और उसमें आपका फूड का मैस्टिकेशन किया जाएगा और मैस्टिकेट करके उसको आगे भेजा जाता है। तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले बात करें तो फूड को हम लोग चबाते हैं टीथ के थ्रू, और टंग जो होता है उस पर आपका टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे फूड को हम टेस्ट करते हैं, और वहाँ माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे सलाइवा रिलीज किया जाता है। सलाइवा रिलीज करके फूड को सॉफ्ट बनाते हैं, और सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, उस सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से फूड का डाइजेशन पहली बार माउथ में स्टार्ट होता है। सबसे तो पूछा जाए कि आपका फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, माउथ में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपकी बात करें टीथ की बात करें तो टीथ आपका चार तरह का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सबसे आगे वाला इंसीजर, उसके बगल कैनाइन, फिर प्रीमोलर, मोलर। आप उसका फ्लोरल फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, 2123 डिवाइडेड बाई 2123 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका होता है फ्लोरल फॉर्मूला किसका, टीथ का। ठीक है, तो टीथ क्या करेगा, चबाने में हेल्प करेगा। आपसे पूछा जाए टंग का काम क्या है, क्या टंग का काम सिर्फ टेस्ट लेना है, नहीं, फूड को सलाइवा
से मिक्स करना, फूड को एक साइड से दूसरी साइड ले जाना, ये सारा आपके टंग का काम है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड्स है, उससे क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है जिससे फूड को सॉफ्ट बनाया जाता है, स्लिपरी बनाया जाता है, जिससे फूड को हम आगे की तरफ ओइसोफेगस में, फेरिंग्स में ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिखा होगा कि सलाइवरी आमलेट डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और कन्वर्ट करता है किसमें, सुक्रोज में। ध्यान रखेंगे, इसलिए सुक्रोज में स्वीटनेस आती है, इसलिए आप फूड को काफ़ी देर तक चबाएंगे, थोड़ी सी स्वीटनेस वाली टेस्ट आना शुरू हो जाएगी। आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है या एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सलाइवा का एक काम ये भी है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बक्कल कैविटी है, ये ओइसोफेगस है, ये स्टमक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारे आपके फिगर है, ध्यान रखेंगे। बक्कल कैविटी से लेके एनस तक के रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड और यहाँ पे लीवर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब क्या हो गए, ग्लैंड्स में कंसीडर करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सैलिवरी ग्लैंड 3 तरह के होंगे, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये मतलब आपसे पूछा जाए कि सैलिवरी ग्लैंड कितने होते, बोलेंगे 3 पेयर होते हैं, 3 नहीं होते, 3 पेयर के फॉर्म में होते हैं। कौन, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है, फूड बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा, तो बोलेंगे बक्कल कैविटी से फूड जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, बोले फेरिंग्स है इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ग्लैंड नहीं होती, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, बस फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये देखिए डायफ्राम है, डायफ्राम के बीच में एक होल बना हुआ है जो उसी के होते हुए ओइसोफेगस जाती है स्टमक में। डायफ्राम क्या होता है, थोरैसिक कैविटी और डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब हम बोलें एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। ये मैमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये डायफ्राम से यहाँ पे ओइसोफेगस से फूड आया स्टमक में। स्टमक में आने के बाद यहाँ से स्टमक में एसिड सीक्रेट होता है। एसिड पहले क्या करेगा, फूड को सॉफ्ट करेगा, फिर जैसे एसिड आएगा फूड को सॉफ्ट करने के बाद फूड को क्या करेगा, एंटीबैक्टीरिया, फूड में कुछ बैक्टीरिया होंगे तो उनको किल करेगा। उसके बाद वहाँ कुछ HCl, जो एसिड होता है वो एसिड है HCl, उसका pH होता है 1.8, ये बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा। जैसे पेप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। और यहाँ गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो कि फैट का डाइजेशन करता है। तो यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन पहली बार स्टमक में स्टार्ट होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का भी डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टमक क्या है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है और ये थिकेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी होता है। तो वही बताया गया है कि यहाँ पे HCl निकल रहा है तो उसका काम क्या क्या होता है। और ये देखिए पेप्सिन को सीक्रेट करता है और पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कराता है। और वहाँ पे ना हमारे स्टमक में म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या करता है, जो एसिड है, एसिड से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है कि स्टमक के वॉल को कोई डैमेज ना हो सके, क्योंकि बहुत लो pH पे रहता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर वहाँ से फूड कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इतना कॉइल्ड रहने का रीज़न क्या होता है कि फूड ज़्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहे, और ज़्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। लेकिन जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में पहुंचता है तो यहाँ देखिए आपका गैल ब्लैडर है, गैल ब्लैडर से बाइल रिलीज किया जाता है ड्यूडेनम रीजन में। बाइल रिलीज करने का पहला पर्पस होता है कि जो एसिडिक फूड था उसको न्यूट्रलाइज करके बेसिक फूड में कन्वर्ट करे। फिर उसके बाद जैसे ही बेसिक में कन्वर्ट हो उसके बाद जो फूड में फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करे। तो बाइल जूस का 2 काम, एक बेसिक मीडियम में एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना, और दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। जैसे ही बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है तो बेसिक मीडियम के में आने से पैंक्रियाज के जो एंजाइम होते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम, उसमें बहुत सारे
जो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है वो कार्बोक्सीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारे अदर इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। लाइपेज है, अमाइलेज है, ठीक है, न्यूक्लियेज है, ये सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सब मिलके प्रॉपर डाइजेशन शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्रॉपर डाइजेशन ये करने लगते हैं, अब ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो काफ़ी देर तक ये रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं, वो भी फूड का प्रॉपर डाइजेशन करते हैं। फूड का सिर्फ डाइजेशन ही नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉइल्ड पोर्शन तो है ही, और वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं विलाई, और वो विलाई क्या करता है, फूड को प्रॉपर एब्जॉर्ब करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइलिंग होने का रीज़न है दो, एक तो लेंथ बहुत ज़्यादा है तो कम जगह में इसको रखना है तो कॉइल करके रखना पड़ेगा, और दूसरा कॉइलिंग होने से रीज़न क्या हुआ, फूड तुरंत आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो फूड का प्रॉपर डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी बातें हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में भी दिया गया है। लीवर जो हमारे होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट और बिजिएस्ट ग्लैंड होता है। ये बाइल भी सिक्रेट करता है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फूड के प्रॉपर एसिमिलेशन में भी हेल्प करता है, डीएमिनेशन में हेल्प करता है। वो आपके सिलेबस नहीं है, बस सुन लीजिए। तो मेन यहाँ इसका काम जो है बाइल जूस को सिक्रेट करना है। पैंक्रियाज अभी हम वो लोग बात करके आ रहे हैं, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये ले सकते हैं कि पैंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट, एक एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जिसमें एंजाइम होता है, और एंडोक्राइन पार्ट से आपका हार्मोन रिलीज होता है। तो आप एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि एंडोक्राइन पार्ट में अल्फा सेल बीटा सेल होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन रिलीज होता है और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। ये केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है वहाँ पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। तो यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है, और ये डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है अभी हम अब जो बताएं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, और यहाँ पे इसको आप पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलाई लिखा हुआ है, विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कि हर्बीवोर्स में उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि हर्बीवोर्स जो मेनली हर्बीवोर्स कहने जो प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स में जो सेल होती है वो उसके सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, या सीधे सीधे बोलें प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन ईजिली नहीं होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ को मतलब लेंथ लंबी रखी जाती है। इसलिए लंबी रखी जाती है कि फूड ज़्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो ज़्यादा प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा। लेकिन कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि वो मीट खाते हैं, वो सेलुलोज के कंपैरिजन में मीट इजीली पच जाता है। तो टेक्निकली हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा है या कम? हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा है। तो टेक्निकली या बायोलॉजिकली बोलें तो हम लोग भी क्या है, हर्बीवोर्स ही हैं। अब खाने को कुछ भी खा लीजिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो हम लोग भी क्या है, हर्बीवोर्स ही हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें आप लोग। अब आते हैं फूड क्या होता है जब डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अनडाइजेस्टेड जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो आगे हमारे आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो वो थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में होता है। लिक्विड के फॉर्म में मत होने के बाद तो वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको जाकर रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है, और रेक्टम स्टोर हो जाता है, जब काफ़ी स्टोर हो जाता है तो अर्ज ऑफ डिफिकेशन आता है और एनएस के थ्रू उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये पाथवे है कैसे फूड आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले फूड आता है माउथ है, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल में फेरिंग्स। फेरिंग्स ध्यान रखिएगा कि ये कॉमन पैसेज है फूड एंड और एयर दोनों के लिए। उसके बाद ओइसोफेगस में, फिर आपका स्टमक में, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडक, पाइलोरस। तो पाइलोरिक स्टमक, फिर कार्डियक, उसके बाद आता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल ड्यूडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। और इससे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम स्टोर होने के बाद एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ड्यूडेनम में बाइल सीक्रेट होता है और पैंक्रियाटिक जूस दोनों सीक्रेट होता है। बाइल बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है और बेसिक मीडियम में पैंक्रियाज के जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं उसके एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल हैपन व्हेन बाइल
bile is not released by gallbladder, या what will happen when gallbladder is removed, तो बोलेंगे फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम द फूड का स्टमक में वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं होगा तो पैंक्रियाटिक जो जूस है उसके एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप लोग इसको एक बार इसको नोट करने के बाद, समझने के बाद आपके एनसीईआरटी को की भी रीडिंग करेंगे, और एनसीईआरटी को में कोई डाउट हो तो उसको भी पूछिएगा, और ये जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका भी प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान पार्ट है, जिस तरह से बताया है उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, और कोई डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन क्या होता है उस टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू।